हेलो बड़ी दिस साइड दिलीप सिंह कासोला फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। तो बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट सेकंड आज अपन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और जो आपका नेक्स्ट जो पोर्शन है आपके इस चैप्टर का वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने कवर आउट कर ली थी, प्रोसेस अच्छे से पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ लिया था। देन आफ्टर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है उसका कुछ पोर्शन अपने स्टार्ट कर लिया था, जिसमें स्पेन ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिया था। फिर नैरो स्पेन, वाइड स्पेन। देन आफ्टर आज की बात करेंगे, आज इस वीडियो की बात करेंगे सर, ये होगा आपका पार्ट नंबर सेकंड। कौन सा होगा? सेकंड पार्ट है इस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का। और मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में, इसी पार्ट के अंदर आपका ऑर्गेनाइजिंग का पूरा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। सर बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि सर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके क्या क्या टाइप्स है। तो फर्स्ट जो फर्स्ट टाइप है वो है फंक्शन स्ट्रक्चर। कौन सा है? फंक्शन स्ट्रक्चर। और सेकंड है डिविजनल। कौन सा है? फर्स्ट। और ये हो गया आपका सेकंड। तो इसकी पढ़ लेते, इसके एडवांटेज पढ़ेंगे, इसके डिसएडवांटेज, वापस डिवीजन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। When job are related to common function are grouped under one department, this type is known as the function structure। ये आपने पहले भी पढ़ रखा था, प्रोसेस के अंदर भी थोड़ा डिपार्टमेंटलाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, फंक्शन डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिवीजन डिपार्टमेंटलाइजेशन। बस उसी का ही थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट में बता रखा, थोड़ा एलोबरेट करके बता रखा। सर फंक्शन स्ट्रक्चर वो होता है जब जब जॉब कर रहे हैं तो कॉमन फंक्शन के जो वर्क है, जो जॉब है, उसको अपन एक ग्रुप के अंदर इंक्लूड करते हैं, एक अलग से उसका डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसको बोला जाता है फंक्शन स्ट्रक्चर। और सर जब बात करते हैं क्या, जब एक प्रोडक्ट का ग्रुप बनाते हैं, एक प्रोडक्ट का ग्रुप बनाते हैं, उसको डिवीजन स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक प्रोडक्ट का एक मतलब एक कॉमन फंक्शन मतलब एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक डिपार्टमेंट में तो वो फंक्शन। एक प्रोडक्ट का ग्रुप बनाए तो डिवीजन। तो फंक्शन, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी कंपनी होती है जो एक प्रोडक्ट के अंदर डील करी, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगी? तो सर वो करेगी फंक्शन स्ट्रक्चर। लेकिन ऐसी कंपनी भी होती है जो मोर देन टू प्रोडक्ट के अंदर डील करती है, यानी कि जैसे मिराज इंडस्ट्री होगी जो पाइप्स भी बनाती है, पीवीसी पाइप्स भी बनाती है। फिर आपके स्नैक्स यानी कि नमकीन के अंदर भी ये डील करती है, ठीक है। जैसे पतंजलि है, ठीक है, वो फूड्स के आइटम में, वो काफी सारे आइटम्स में डील करती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर जो कंपनीज वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको बोलते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर। और एक ही प्रोडक्ट बनाती है उसको बोलते हैं कौन सा? फंक्शन स्ट्रक्चर के साथ वो डील करेगी, ठीक है। तो व्हेन द जॉब आर रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शन, जॉब आर रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शन ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट, दिस इज नोन एज द फंक्शन स्ट्रक्चर। अंडर द फंक्शन और स्ट्रक्चर जॉब रिलेटेड टू द वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट, ठीक है। फंक्शन स्ट्रक्चर की एडवांटेज की बात कर लेते हैं। किसके? अरे इसके फंक्शन स्ट्रक्चर के एडवांटेज की बात कर लेते हैं। कॉमन फंक्शन, अरे एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसका सेल का डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेज का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, ठीक है। तो फंक्शन स्ट्रक्चर के एडवांटेज की बात करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। व्हेन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एज पर स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर द सेम डिपार्टमेंट, इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाओगे जैसे प्रोडक्शन, तो वहां सारे काम प्रोडक्शन उनके, तो वहां पर क्या आएगा? एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन आएगा। तो व्हेन एक्टिविटी आर क्लासिफाइड एज पर द स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड द एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर द ग्रुप अंडर द सेम डिपार्टमेंट, उसके सारे सारे एक ही डिपार्टमेंट में होगी। वो कौन सा डिपार्टमेंट होगी सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इट लीड टू स्पेशलाइजेशन, वहां पर क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा, ठीक है। तो सेल्स होगी तो सारा सामान, सॉरी, सारा जो रिलेटेड टू द सेल्स होगा वो एक डिपार्टमेंट बनेगा, तो वहां पर क्या आएगा? सेल्स का स्पेशलाइजेशन आएगा। उसी तरह से प्रोडक्शन का भी स्पेशलाइजेशन आएगा, मार्केटिंग का भी स्पेशलाइजेशन आएगा। तो फंक्शन स्ट्रक्चर का फर्स्ट एडवांटेज है वो है स्पेशलाइजेशन होता है। सेकंड है easy supervision. The supervision become the familiar with the type of the tasks to be performed because all the tasks are related to the one function only as the result can be easily supervised and the guide employees। यानी कि जो सुपरविजन करना पड़ता है, कहाँ एम्प्लॉयज को गाइड करना, वो काम इजी हो जाता है। इजी इसलिए हो जाता है, एक भाई एक फंक्शन ही वहां पर परफॉर्म हो रहा है, तो एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो सुपीरियर को भी पता है कि मेरे को ये पॉइंट ही उनको बोलनी है, ये डायरेक्शन ही उनको प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए जो एम्प्लॉयज को जब गाइड करने की बारी आती है तो उसमें भी उनको जो सुपीरियर होते हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सुपरविजन अच्छे से होता है। फिर इजी कोऑर्डिनेशन। ऑल द डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, ऑल द डिपार्टमेंट आर interdependent to each
each other, the function of the one department depend on the other department. एक function किसके ऊपर डिपेंड है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है on other department, so it lead to be easy coordination. Example, production department depend upon the purchase department for the raw material. भाई सीधी सी बात है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कब करेगा, जब जब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल लाएगा। भाई रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, रॉ मटेरियल भी है, प्रोडक्शन भी है, लेकिन सेल का डिपार्टमेंट नहीं है तो क्या होता है। तो आपको क्या करना है, आपको परचेज को भी प्रोडक्शन के साथ में कोऑपरेट करना है, और सेल को भी इसके साथ में कोऑपरेट करना है, मार्केटिंग को भी कोऑपरेट करना है, और फाइनेंस को भी कोऑपरेट करना है। यानी कि सर आपको सबके साथ में कोऑपरेट करके चलना है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा तभी जाके आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। जो चीज दिखेगी वही बिकेगी। तो जब कैसा होगा, तो अच्छे से अगर कोऑर्डिनेशन करोगे तभी चीजें पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सब जो भी डिपार्टमेंट वो क्या इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो इजी कोऑर्डिनेशन होता है। It helps in the managerial efficiency. Manager of the one department are the performing the same type of the function again and again, which make them specialize and improve their efficiency. इससे क्या होता है, मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है। सीधी सी बात है, उस मैनेजर को एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है, बार बार वही काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा उसी काम में प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या होगा भाई, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैनेजर एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। फिर इफेक्टिव ट्रेनिंग, इट मेक द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज more easily as the trained in the limited type of the skills, that is employees are the production department give the training to the production techniques only। ठीक है, इफेक्टिव ट्रेनिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कोई एम्प्लॉयज आया ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के लिए, तो उसको ट्रेनिंग किसकी प्रोवाइड करनी, खाली सेल्स के लिए, उसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं। तो जब कोई एम्प्लॉय हायर किया जाता है, ठीक है, फंक्शन डिपार्टमेंट के फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां पर उसको ट्रेनिंग फटाफट भी दिया जा सकता है, इसलिए इफेक्टिव ट्रेनिंग बोला गया है। ठीक है, इट मेक द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज मोर इजी होता है एज दे आर ट्रेंड इन द लिमिटेड टाइप्स ऑफ स्किल, यानी कि जो स्किल्स होती है उस एक मतलब थोड़ी चीजें उसको सिखानी पड़ती है, सब चीजें उसको सिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कुछ लिमिटेड स्किल्स के अंदर ही उसको एक्सपर्ट करना होता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग ऑफ द प्रोडक्शन टेक्निक ओनली। ठीक है, तो उसे कई बार इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है। फिर डिसएडवांटेज बात करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज का, द डिपार्टमेंट बिकम द स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वे। ठीक है, ओन वे ओनली देयर, ठीक है, ओन वे नहीं एक प्रोडक्ट के अंदर डील करता है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट ही है, ओनली दे फेल टू द सी द प्रोस्पेक्टर ऑफ द चॉइस ऑर्गेनाइजेशन, एज द रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन नॉट बी अचीव। मान लीजिएगा प्रोस्पेक्टस, यानी कि जब आप कंपनीज अकाउंट्स पढ़ोगे क्लास 12 की कंपनीज बुक में, ठीक है, तो वहां पर जो प्रोस्पेक्टस आते हैं उसकी एंट्रीज करोगे आप, तो प्रोस्पेक्टस तो भाई ओवरऑल आते हैं ना, तो वहां पर आपको डिसएडवांटेज ये फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि वहां पर स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन एक पॉइंट का ही होता है, लेकिन प्रोस्पेक्टस तो बहुत तरह के आते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोस्पेक्टस आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो सकता है। तो वापस पढ़ लेता है, द डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज इन देयर ओन वे। ठीक है, वो एक अपनी ही फील्ड में स्पेशलाइज होता है, ओनली दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्टस, वो फेल हो जाता है किसमें, जब वो प्रोस्पेक्टस को देखता है, एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन नॉट बी अचीव, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होता है। फिर व्हेन डिपार्टमेंट बिकम टू लॉन्गर टू लार्ज कोऑर्डिनेट डिक्रीज एंड डिले इन डिसीजन, जब क्या होता है, जब डिपार्टमेंट बड़े बड़े होते हैं, लार्ज डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। भाई जब डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपका गोल है वो अचीव नहीं होगा। डिपार्टमेंट हेड्स स्टार्ट द थिंकिंग अबाउट देयर ओन डिपार्टमेंट, इट लीड टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स। हर एक डिपार्टमेंट वाला चाहता है कि बस वो खुद के बारे में सोचता, दूसरे के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं, तो जब दूसरे के बारे में सोचेगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। वो ये सोचेगा खाली मैं मेरा अच्छा करूँ, दूसरों को मेरा क्या लेना देना। ठीक है, तो ऐसी भावना जब आ जाती है तब क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, आई शुड रिप्लेस विद वी। ठीक है, बट कुछ होते हैं जो खाली आप अपना ही सोचते हैं, ठीक है, इसका नहीं सोचते हैं, तो वहां पर इश्यू आता है, तो वहां पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है ना। When organization goal is not achieved, it become the difficult to the hold the particular department for any problem। जब आपको जो गोल दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, अगर आप वो टारगेट ही कंप्लीट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं इश्यू आएगा, वो डिपार्टमेंट को अपने को वाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे किसके, फंक्शन स्ट्रक्चर के। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज गेट द रनिंग फॉर द वन रनिंग ऑन द
of the one function only. He is not able to the perform any other function. ये भी बस सही बात है कि आप फंक्शन स्ट्रक्चर में क्या इशू आता है कि खाली वो एक चीज के अंदर ही स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग भी एक फील्ड की दी जाती है। तो अदर मान लीजिएगा वो कभी अदर फील्ड में उसको भेजा जाए तो वहां पर वो इफेक्टिव के साथ काम कर ही नहीं सकता, इफिशिएंसी भी नहीं आएगी, कहीं रिसोर्सेज का वेस्ट करेगा, टाइम का वेस्ट करेगा, जिससे कि गोल अचीव नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके, आपके में या डिसएडवांटेज किसके, फंक्शन डिसएडवांटेज है, ठीक है, बोलो समझ में आया, ठीक है। इजी याद कर लेना है, तो ये याद कर लेना, एक ये वाला याद कर लेना, ये याद कर लेना और ये याद कर लेना, ठीक है। वैसे सब इजी है, 3 से 4, 1 2 3 4 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो 3 to 4 पॉइंट आप याद कर लेना, कितने 3 to 4 पॉइंट। वैसे 3 पॉइंट सफिशियंट है, बट मैंने भाग दिया। फिर बात करते हैं सर सेकंड है, वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर, उसकी एडवांटेज की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक प्रोडक्ट का पूरा एक डिपार्टमेंट बनता है, उसके अंदर प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग सब होता है। एक प्रोडक्ट का पूरा एक अलग से डिवीजन बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, उसको बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फास्ट डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर क्या होती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग, वन प्रोडक्ट हैज वन डिपार्टमेंट, सो इट लेस टाइम, इट टेक लेस टाइम इन द डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए तो परचेज बोलेगा सेल्स से, सेल बोलेगा मार्केटिंग को, मार्केटिंग बोलेगा फाइनेंस से, तो कहीं कहीं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, फंक्शन में जब। लेकिन जब बात करते हैं सर डिपार्टमेंट की, इसके अंदर क्या है भाई, एक ही डिपार्टमेंट है, सब चीजें एक ही डिपार्टमेंट में हो रही है, तो जो डिसीजन मेकिंग होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, उसी डिपार्टमेंट से पूछना है और बात खत्म। तो वन प्रोडक्ट हैज वन डिपार्टमेंट, सो इट इज इट टेक लेस टाइम, इट टेक लेस टाइम इन डिसीजन मेकिंग। फिर है अकाउंटेबिलिटी, you can easily fix accountability in the divisional structure, here the performance of the individual department can be easily assigned, ठीक है। अकाउंट आपको पता, आप उस डिपार्टमेंट को देख के पता कर सकते हो कि ये डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कहाँ पर क्या इशू आ रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी भी अच्छी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एम्प्लॉयज आर द वन डिपार्टमेंट कैन डू डिफरेंट फंक्शन विद द डिपार्टमेंट, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि एक प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहा है, जो उसको ट्रेनिंग का काम नहीं आ रहा है तो वो दूसरा काम भी कर सकता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है। अरे यार ये बैटरी का क्या इशू आ गया, क्या आगे करेगी, बंद क्यों किया, चलने देते ना। नहीं कुछ नहीं किया मैंने, तो चल रहा है, चल रहा है ना। क्लोज चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट वो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। न्यू डिपार्टमेंट कैन इजीली इंट्रोड्यूस बाय द एडिशन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट विदाउट अनदर डिपार्टमेंट, यानी कि एक्सपेंशन और ग्रोथ जब आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हो तो आपको कोई अगर अलग से डिपार्टमेंट भी इंट्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे या फिर ज़्यादा इशू नहीं आएगा, बिकॉज एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हो, तो अगर बढ़ाना हो अगर आपको न्यू प्रोडक्ट तो भी आप कर सकते हो, तो इजीली एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली, दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्टस ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट डिसएडवांटेज बात करा, ये खाली अपने प्रोडक्ट के ऊपर डील करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो होल गोल है या फिर अदर प्रोस्पेक्टस आता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑन द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट सेक्शन, यानी अलग अलग सेक्शन, इसके अंदर भी भाई सेक्शंस तो होते हैं, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज से रिगार्डिंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि नॉर्मली अगर बात करें, ये क्लास 10 के अंदर टॉपिक था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिस्टमिक वे में काम करना, उनका मेन टारगेट जो गोल होता है उसके ऊपर काम करना, ठीक है, जो वर्क है मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, काम के ऊपर रहता है, सिस्टमेटिक वे में काम करना, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो पढ़ लेते हैं। व्हेन मैनेजर्स आर द कैरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस देन रिजल्ट एज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। मेन चीज ये थी, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू अचीव द सिस्टमेटिक वर्किंग एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सिस्टमेटिक वर्किंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू अचीव सिस्टमेटिक वर्किंग एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। सिस्टमेटिक वर्किंग, फिर स्केलर चेन फॉलो करती है। अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल। फिर कोऑर्डिनेशन, मोर एम्फोसिस ऑन वर्क, ठीक है, काम के ऊपर मेन रहता है इसका, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है, स्केलर चेन को फॉलो करती है, ठीक है, इस टाइप का अपन डायग्राम पढ़ा था ना, ठीक है, और वर्किंग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, डिले इन द वर्किंग ऑफ द एक्शन, इग्नोर द ह्यूमन एलिमेंट, सोशल नीड के ऊपर ये ध्यान नहीं देता है, ठीक है,
नो करेक्ट फीडबैक, कोई फीडबैक का कोई इतना नहीं देखता है। ये एम्फोसिस ऑन द वर्क ओनली, खाली इसका मेन जो टारगेट रहता है वो अपना जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करना ही इसका मेन टारगेट रहता है। किसका? आपका, मेरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये टॉपिक खाली आपको रीड आउट करना है ना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अब देखते हैं, खाली इस टॉपिक को रीड आउट करना है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये भी ओरिजिनेट कहाँ होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, वहां से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिकम द पर्सनल इंटरेक्शन among the employees. It is formed by the individual and get the social satisfaction. ठीक है, इसकी एडवांटेज की बात करते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन, ये मेन सोशल नीड्स को फुलफिल करता है, करेक्ट फीडबैक देता है, मतलब उसके उसके जो एडवांटेज, उसके जो डिसएडवांटेज वो एडवांटेज, इसके जो डिसएडवांटेज उसके एडवांटेज है। ठीक है, ये पॉइंट को रीड आउट कर लेना। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सर आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वाला आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मींस डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड द पावर डाउनवर्ड टू द सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों, जो पावर है उसको डाउनवर्ड अपने जो सब ऑर्डिनेट है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना, वहां तक डिवीजन करना, उस टर्म को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वापस सुन लेना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है जो पावर है, जो सुपीरियर के पास में जो पावर है, उस पावर को डाउनवर्ड अपने सब ऑर्डिनेट तक डिवीजन करना, उसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वापस पढ़ लेना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डाउनवर्ड टू द सबऑर्डिनेट। डेफिनेट वापस पढ़ लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस the granting of the authority to subordinate to operate with the prescribed limits। ठीक है, ये इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, अपने ये भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। यानी कि जो पावर्स जो सुपीरियर के पास में है वो सबऑर्डिनेट तक पावर को पहुंचाना, ठीक है, डिवाइड करना, उसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन के कितने पॉइंट है सर? एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन के है 3 पॉइंट। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट। कौन कौन से? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया मार्क कर लेना। यहाँ से आपके पेपर्स में वेदर हाफ ईयरली बोर्ड्स एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट पोर्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन डेट गाइड एंड एक्शन ऑफ अदर्स। ठीक है, सेंट्रलाइज, इस बस ये इतना सब बता रखा है इसमें। फिर सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज मतलब, सेंट्रलाइज मींस और रिटेंशन ऑफ पावर और अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द पावर ऑफ हैंड। यानी कि सेंट्रलाइज का मतलब होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, सेंट्रलाइज का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर है जो डिसीजन वो अपने हाथ में, एक के हाथ में कंट्रोल करके अपना, उसको सेंट्रलाइज बोला जाता है। जब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज, यानी कि सिस्टमेटिक वे में, यानी जो पावर है उसको क्या करना? डिवाइड करना, उस पावर को क्या करना? डिवाइड करना, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज कैन बी डिफाइंड एज द even and the systematic distribute of the authority to the every level of the management. Here the every level of management, uh, here employees working in the different level and get this some authority। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है कि जो पावर है वो सब लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और हर एक एम्प्लॉय जो उनको भी कुछ उनके स्किल्स क्वालिफिकेशन को देखते हुए उनको भी कुछ पावर्स अथॉरिटीज मिलनी चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ एक्सटेंशन ऑफ द डेलीगेशन। ये पॉइंट से आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। इन डेलीगेशन द अथॉरिटी इट शुड बिटवीन द टू पर्सन ओनली, मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट, वेयर एज द डिसेंट्रलाइजेशन मेन पीपल एट द एवरी लेवल, डायरेक्शन, प्रोडक्शन हेड, मैनेजर, सुपरविजन, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो ध्यान रखना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज शेयर्ड बिटवीन टू पर्सन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, शेयर होती है, वो 2% के बीच में होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज हर एक लेवल, हर एक इंडिविजुअल तक जा सकती। डेलीगेशन इज नेसेसरी as one managers cannot perform all the duties on himself, whereas the decentralization is the option as it is required only when organization is big or want to expand।
यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन वहां पर किया जाता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है या फिर एक्सपांड करना है, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि हर एक काम एक जो मैनेजर होता है वो नहीं कर पाता, इसलिए अपन डेलीगेशन करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन: motivate of employees development, reduce the workload of the managers, effective management, facilities organization growth and better coordination। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका पूरी तरह से जो ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट होता है वो खत्म होता है। एक बार वापस मैं रिकेप करा देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि काम को आइडेंटिफाई करना, तो आपको आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको अलग अलग डिवाइड करना, ग्रुप्स बनाना, ग्रुप्स बनाने के बाद डिपार्टमेंट बनाना, डिपार्टमेंट बनाने के बाद में उन काम्स को डिवाइड करना है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन था इस चैप्टर का, प्रोसेस वाला। उसके बाद में डेलीगेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो पावर शेयर की जाती है उसको डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि पावर को सब लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को एक हाथ के अंदर रखना। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पोर्शन थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ये भी एक बार पढ़ लेना। डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस, नेसेसरी क्यों है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन क्या क्या होता है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मल इनफॉर्मल को खाली आपको अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, फिर अपने डिविजनल स्ट्रक्चर और फॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो मोस्ट मोड क्या है, फॉर्मल और इन आपका डिविजनल और फंक्शन वाला टॉपिक, डेलीगेशन वाला, डिसेंट्रलाइजेशन और प्रोसेस। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए। इसी तरह से अपन आगे भी मिलते रहेंगे और अपना बिजनेस का जो सिलेबस है वो खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।